बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बाब नंबर 2 से है, जिसका टाइटल है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बर्रे सगीर के अंदर रहते हुए हिंदू कम्युनिटी की हमेशा से कोशिश रही कि कभी भी पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में ना आ सके, लेकिन जब ना चाहते हुए भी ये उन्हें कड़वा घूंट भरना ही पड़ा और मुसलमानों को अपनी जायज़ जो हकूक़ थे वो मिलना यकीनी हो गए, तो इस तरह से फिर पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। लेकिन पाकिस्तान का क़याम अमल में आने के बाद भारत की हमेशा से, यानी उस वक्त से लेकर आज की डेट तक, हमेशा ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए, और इसके लिए इन्होंने बहुत ही साजिशें की, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडे इस्तेमाल किए। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि इस पाकिस्तान को पहुंचने वाली जो इब्तदाई मुश्किलात थीं वो कौन सी थीं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रेड क्लिफ अवार्ड की नाइंसाफ़ियाँ। ये वही रेड क्लिफ अवार्ड था जिसमें रेड क्लिफ जो था उसको सरबराह बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से, ताकि पार्टीशन जो है उसके कुछ असूल वज़ा किए जाएँ और उसमें किसी के साथ नाइंसाफ़ी से काम ना लिया जाए। लेकिन असल में इसमें खुशनुदी वो सिर्फ कांग्रेस की चाहते थे, हिंदू कम्युनिटी की चाहते थे। लिहाजा रेड क्लिफ अवार्ड के पीछे अगर हम देखें तो हाथ था लॉर्ड माउंटबेटन का, और लॉर्ड माउंटबेटन चूँकि खुद अपने आप को चाहता था कि दोनों स्टेट्स का हेड बनाए, और जिसको पाकिस्तान ने तो कतन मानने से इनकार कर दिया, जबकि भारत ने एक सोची समझी स्कीम के तहत लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल कंसीडर किया, ताकि गवर्नर जनरल जो है वो बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ जो है वो रेड क्लिफ अवार्ड के थ्रू कराते हुए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर सके। तो ऐसे में हम बात करेंगे कि गैर मुनसिफ़ाना तकसीम किस तरह से की गई। यानी ये गैर मुनसिफ़ाना तकसीम जो थी, इसमें ज़िला गुरदासपुर भारतीय फ़ौज को आसानी से कश्मीर में दाखिल होने का रास्ता फ्राहम करने के लिए किया गया था, और इन्होंने जानबूझकर जो थी गुरदासपुर की 3 तहसीलें पठानकोट, बटाला और गुरदासपुर, इसको भारत के हवाले कर दिया ताकि कश्मीर में दाखिल होने का रास्ता फ्राहम किया जा सके भारत को। फिर हम देखेंगे कि इसमें ज़िला फ़िरोज़पुर था, इसकी भी अक्सरियती जो तहसीलें थी ज़ीरा, फ़ाज़िलका और फ़िरोज़पुर, इसको भी हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा कुछ और इलाके भी थे, जैसे अमृतसर था, जलंधर था, इसकी कुछ तहसीलें थी जो मुस्लिम आबादी पर बेस्ड थी, उनको भी जानबूझकर भारत के हवाले कर दिया गया। इसी तरह से फ़िरोज़पुर और माधोपुर जो हेड वर्क्स थी, जहाँ से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, उनको भी जानबूझकर भारत की तहवील में दे दिया गया, ताकि पाकिस्तान के लिए बाद में दरियाई पानी की तकसीम जो थी उसको रोका जा सके। तो अब हम बात करेंगे गैर मुनसिफ़ाना तकसीम के असरात क्या हुए। इस गैर मुनसिफ़ाना तकसीम की वजह से अब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 जंगें हो चुकी हैं, और पानी की किल्लत जो थी, जैसे मगरबी जो पंजाब था उसकी सरजमीन में वाक़ जो हेडवर्क्स जानबूझकर भारत के हवाले कर दी गई थी, उससे पाकिस्तान की ज़राई तरक्की जो थी वो बिल्कुल रुक गई थी, और कश्मीर से आने वाले तमाम दरियाओं का पानी भी भारत की तहवील में दे दिया गया। तो ये गैर मुनसिफ़ाना तकसीम के असरात थे। जबकि इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंतज़ामी लिहाज से पाकिस्तान के लिए कौन से मसाइल जो थे वो पैदा किए गए। इसमें एक तो इंतज़ामी अमले की कमी थी, यानी ज़्यादातर जो सरकारी दफातर थे इनमें हिंदू अपॉइंट थे। जब वो पार्टीशन का अमल तय हुआ तो उसके साथ ही ये जो अमला था ये भी मूव कर गया भारत की तरफ, और इस तरह से इंतज़ामी अमले और तरबियत याफ्ता जो अफराद थे उनकी पाकिस्तान में शदीद किल्लत हो गई। इसके अलावा दफ्तरी सामान की किल्लत थी, कोई टाइपराइटर्स मौजूद नहीं थे, फर्नीचर नहीं था, स्टेशनरी नहीं थी, और अगर कोई मौजूद भी थी तो उसको जाते वो बिल्कुल तबाह करके गए थे ताकि पाकिस्तान के काम वो ना आ सके। फिर रिकॉर्ड को तल्फ कर गए थे, रिकॉर्ड सारे का सारा जो था वो या तो अपने साथ ले गए थे या फिर उसे आग लगाकर बिल्कुल तबाह कर गए थे। इसके साथ सरकारी दफातर की कमी थी, इसीलिए पाकिस्तान को अक्सर अपने जो दफातर थे उनका काम खुले आसमान तले बग़ैर सहूलियात के ही शुरू करना पड़ा। फ़ंड्स की कमी थी, क्योंकि तकसीम के वक्त हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का जो मालियाती हिस्सा था वो भी बर वक्त अदा नहीं किया, इस वजह से फ़ंड्स की भी कमी हो गई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मुहाजिरीन की आबादकारी का। ये मुहाजिरीन की आबादकारी किस तरह से अमल में आई कि तकसीम के वक्त दोनों हुकूमतों ने दिल्ली में मुज़ाकरात के बाद मुहाजिरीन को आने जाने की इजाज़त दे दी, और इस तरह से मुहाजिरीन की फिर आमद का सिलसिला शुरू हो गया।
क़याम पाकिस्तान के बाद भारत में रहने वाले मुसलमानों ने अपने नए वतन में आने का जब फ़ैसला किया तो तकरीबन इब्तदाई 3 माह में ही तकरीबन 55 लाख के करीब लोग जो थे वो हिजरत करके पाकिस्तान पहुँचे। बाद 1948 में पाकिस्तान आने वाले मुहाजिरीन की तादाद जो थी वो तकरीबन 1,25,00,000 हो गई थी। यानी इससे बड़ी आज तक कभी भी तकसीम जो थी, तकसीम के बाद कोई भी हिजरत जो थी, ये उसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है कि आज तक इतने अफराद ने कभी भी हिजरत नहीं की एक से दूसरी जगह। इसके बरक्स पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाने वालों की तादाद जो थी वो 55 लाख रही। और उसके अलावा अगर हम देखें तो मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुओं की तासुब पसंदी खुलकर सामने आ गई। दौरान हिजरत भी हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों को कत्ल गारत का निशाना बनाया और लाखों अफराद जो थे उनको शहीद कर दिया गया था। जो काफ़िले पाकिस्तान पहुँचे वो ज़ख्मी हालत में बेसरो सामान पहुँचे, अधूरी फैमिलीज़ पहुँची, लुटे पुटे थे, खस्ता हाल थे और इस तरह से उनकी ज़रूरियात को पूरी करना और आबादकारी करना बड़ा ही एक मुश्किल और कठिन काम था। लिहाजा मुहाजिरीन को फिर सहूलियात भी फ़राहम की गई, जिसमें उनको अद्वियात फ़राहम की गई, उनको घर की सहूलत दी गई, रहाइश की सहूलत दी गई, उनका अद्वियात जो थी फ़राहम की गई। इस बात के बावजूद कि पाकिस्तान के अपने हालात जो थे वो उस वक्त बहुत ही ख़राब चल रहे थे। बहुत शुक्रिया। आपने इस टॉपिक के अंदर रेडक्लिफ की जाने वाली नाइंसाफ़ियाँ, इंतज़ामी मसाइल और मुहाजिरीन की आबादकारी, ये 3 मसाइल जो हैं वो इस टॉपिक में हमने पढ़े हैं। इन सब को आपने लिखना और याद करना है। बहुत शुक्रिया।